Assalamu alaikum friends. I hope all of you are doing fine. Today we'll be discussing an important topic or an important government scheme जिसको MG नरेगा या नरेगा के नाम से जाना जाता है। इसकी फुल फॉर्म जो है वो है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। So before we start discussing this scheme, let me thank Muhammad Ayyan Bhatt Sahab, who is a class 6th student from Safapura Ganderbal. He helped me a lot to prepare this presentation. तो सबसे पहली चीज़ जो आपको MG नरेगा के बारे में याद रखनी है वो ये है कि ये एक गवर्नमेंट स्कीम है, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ये एक कोर ऑफ द कोर स्कीम है। अब इन सारी चीज़ों का क्या मतलब है, इन सारी चीज़ों को हमने इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। आप चाहे तो उस वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं। अब जब भी हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो पहले ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि हमारा अप्रोच क्या रहेगा चीज़ों को लेकर। कभी कभार कोई ऐसा टॉपिक होता है जिसमें फ़िलासफ़िकल डिस्कशन की ज़रूरत पड़ती है, कभी कभार हमें चीज़ों को क्रिटिकली इवैल्यूएट करने की ज़रूरत पड़ती है। और जो यहाँ पे हमारा टॉपिक है MG नरेगा या जो ये स्कीम है, इसमें न फ़िलासफ़िकल डिस्कशन की ज़रूरत है और न चीज़ों को क्रिटिकली इवैल्यूएट करने की ज़रूरत है। हमें बस चीज़ों को पढ़ना है, इसमें कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए हुए हैं, उनको याद करना है। इसीलिए ज़रूरी बनता है कि हम अगर इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे, अपने नोट्स प्रिपेयर करेंगे, उनको रिवाइज़ करेंगे, आपको चीज़ें याद रहेंगी, इस तरह से ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि जब पार्लियामेंट में इस बिल को प्रेजेंट किया गया या इसको पास किया गया तब इसको खाली नरेगा बोलते थे। MG बाद में जाके इसके साथ ऐड किया गया, वो हम देखेंगे। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं नरेगा एक्ट पास्ड बाय लोक सभा ऑन August 23, 2005। ये आपको याद रखनी है ये डेट्स। एंड ऑन द वेरी नेक्स्ट डेट दैट इज़ ऑन August 24, 2005 राज्यसभा ने भी इसको पास किया। अब जब किसी बिल को पहले लोकसभा उसके बाद राज्यसभा में पेश किया जाता है, पास किया जाता है, तब जाके प्रेसिडेंट को उसको अपना अप्रूवल देना होता है, अपना सिग्नेचर करना होता है, जिसको हम असेंट बोलते हैं। ठीक है, तब जाके कोई बिल एक कानून की शक्ल इख्तियार करता है, एक लॉ बनता है, एक एक्ट बनता है। और वो दस्तखत कब हुए, इसको प्रेसिडेंट का असेंट कब मिला, इट्स ऑन 5 सितंबर 2005। अब उस वक्त 2005 में कौन सी सरकार थी वो सारा आपको यहाँ पे मिलेगा। इट वाज UPA गवर्नमेंट और जो प्राइम मिनिस्टर थे हिंदुस्तान के वो मनमोहन सिंह जी थे। और इस बिल को पार्लियामेंट में प्रेजेंट किसने किया, it was presented by Raghuvanesh Prasad Singh, who was the Minister of Rural Development. ठीक है, he is considered to be the architect of नरेगा, क्योंकि इन्होंने इस चीज़ को लेकर बहुत सारा काम किया था और इन्होंने बहुत ज़्यादा कंपेल किया था गवर्नमेंट को इस स्कीम को लॉन्च करने के लिए। अब जब स्कीम को प्रेजेंट किया गया, स्कीम को पास किया गया, अब इसको मुल्क भर में ऑफिशियली लॉन्च कराना था। वो कब किया गया, इट्स ऑन 2 फरवरी 2006। ठीक है, इसको लॉन्च एज नरेगा किया गया। ठीक है, नरेगा। बाद में जाके 2009 में इसके साथ MG जोड़ दिया गया। और वो कब हुआ, इट हैपेंड ऑन October 2, 2009। October 2 आपको वैसे भी पता है, इस दिन हम गांधी जयंती मनाते हैं, बर्थ एनिवर्सरी गांधी जी की मनाते हैं। एंड इट्स ऑन दिस वेरी डेट कि एक अमेंडमेंट, एक तरमीम की गई इस स्कीम में और इसका नॉमनक्लेचर जो है वो नरेगा से MG नरेगा किया गया। इसके अलावा भी इसमें कुछ अमेंडमेंट्स की गई, लेकिन जो ये नाम था वो नरेगा से MG नरेगा किया गया। ठीक है, क्योंकि इस दिन बर्थ एनिवर्सरी थी गांधी जी की, इसलिए एज ए ट्रिब्यूट हम कह सकते हैं MG इसके साथ जोड़ दिया गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, इनको रिवाइज़ करना है, इनको याद करना है। कोई फ़िलासफ़िकल डिस्कशन की ज़रूरत नहीं, किसी भी क्रिटिकल एनालिसिस की ज़रूरत नहीं। तो सब इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इस बिल को क्यों तैयार किया गया, क्यों प्रेजेंट किया गया, क्यों इसको लॉन्च किया गया। जैसा हमने पहले भी कहा कि इसको इंट्रोड्यूस ही कराया गया एज ए सोशल मेजर, सोसाइटी के लिए एक ऐसा इकदाम जिससे लोगों का भला हो, सोसाइटी का फ़ायदा हो।
ठीक है। इंट्रोड्यूस्ड एज अ सोशल मेजर दैट जनरेटेड, लोगों को क्या मिले, काम करने का अधिकार मिले। अब जो इसका की प्रिंसिपल है वो क्या है इस स्कीम का, इस लेबर लॉ का, वो ये है कि लोकल गवर्नमेंट्स जो हैं उनको अधिकार दिया जाए कि वो लोकल लेवल पे गाँव में रहने वाले लोगों के लिए 100 डेज एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सके। ठीक है, ताकि क्या हो कि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, रूरल एरियाज़ में रहने वाले लोगों की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो एनहेंस हो जाए। ठीक है, ये एक बुनियादी मकसद था इस स्कीम को लॉन्च करने का। अब इस स्कीम को 2005 में लाया गया, 2006 में इसको ऑफिशियली लॉन्च किया गया और इसका नाम जो है वो नरेगा से MG नरेगा किया गया 2009 में। लेकिन क्या इस ज़िम्मन में इससे पहले भी कोई इकदाम किया गया था, वो हम यहाँ पे देखेंगे। आप यहाँ पे पहले इस चीज़ पे फोकस करो, PV नरसिम्हा राव जो है इनको फादर ऑफ नरेगा कहा जाता है। अब इनको क्यों फादर ऑफ नरेगा कहा जाता है? क्योंकि जब ये प्राइम मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया PV नरसिम्हा राव 9th प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, इन द ईयर 1991 इन्होंने ऑलरेडी से एक स्कीम प्रपोज की थी। ठीक है, और उस स्कीम का मकसद भी बिल्कुल वही है जो MG नरेगा स्कीम का है। अब चूँकि इन्होंने प्रपोजल दिया था इस स्कीम को लेकर कि रूरल एरियाज़ में रहने वाले लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जाए, इसीलिए इनको फादर ऑफ नरेगा कहा जाता है। और आर्किटेक्ट जैसे मैंने आपको कहा RP सिंह, रघुवंश प्रसाद सिंह को कहा जाता है। ठीक है, अब अगर हम बाकी स्कीम्स की बात करें जो इससे पहले लॉन्च की गई, ठीक है, अगर हम पहली बार देखें तो 1961 टू 1966 जो हमारा 3rd 5 ईयर प्लान था, ठीक है, इसमें पहली बार इस चीज़ पे जोर दिया गया कि रूरल एरियाज़ में लोगों को 100 डेज़ रोज़गार मिलना चाहिए। ठीक है, यानी ये जो आप 100 डेज़ रोज़गार देख रहे हो नरेगा में, इसके रूट्स जो हैं वो हमें इस 5 ईयर प्लान में मिलते हैं। यहाँ पे भी 100 डेज़ रोज़गार फराहम करने की बात की गई थी। और इस ज़िम्मन में 1961 से 2005 तक बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च भी की गई। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने और जो बाकी सरकारें थी, रियासती सरकारें, उन्होंने बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च भी की थी। कुछ स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी लॉन्च की, लेकिन वो सारी स्कीम्स इतनी कामयाब नहीं रही। अब उनके पीछे क्या वजह है? कभी कोई स्कीम बन जाती थी, फिर जाके फंड्स अलॉट नहीं होते थे, कभी कभार फंड्स अलॉट होते थे एक प्रोजेक्ट को लेकर, वो किसी दूसरे प्रोजेक्ट पे ख़त्म हो जाते थे। ठीक है, और कभी कभार क्या होता था कि किसी काम को हाथ में लिया जाता था, फिर उसको पाए तकमील तक नहीं पहुंचाया जाता था। और कभी कभार ये भी होता था कि लोगों को उनका मुआवजा या उनका पैसा नहीं मिलता था। इन सारी चीज़ों को लेकर जो यहाँ से 1961 से 2005 तक की स्कीमें थी, वो उनको हम फ्लॉप कह सकते हैं, वो इतनी कामयाब नहीं रही जितनी MG नरेगा रही। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ देखने को मिलती है, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी है, डायरेक्टली लोगों के खाते में पैसा जमा किया जाता है। और इस स्कीम का ऑडिट जो है वो बहुत सारी लेवल्स पे होता है। एक तो लोकल लेवल पे भी, ग्राम सभा में भी इसका एक लोकल ऑडिट होता है, फिर जाके स्टेट गवर्नमेंट इसका ऑडिट कराती है। ठीक है, ताकि जो ट्रांसपेरेंसी है, अकाउंटेबिलिटी है, वो मेंटेन रह पाए। ठीक है, इसीलिए ये स्कीम जो है बहुत कामयाब रही। अदरवाइज़ इससे पहले भी इस डायरेक्शन में बहुत सारे इकदाम किए गए थे। ठीक है, और जो फादर ऑफ नरेगा हैं वो PV नरसिम्हा राव को इसलिए कहा जाता है, जो 9th प्राइम मिनिस्टर थे हिंदुस्तान के। इन्होंने 1991 में एक स्कीम प्रपोज की थी ताकि लोगों के लिए रोज़गार के वसाइल क्रिएट किए जाए। ठीक है, अब जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं इसमें से हमने कुछ डिस्कस किए हैं। अगर आप चाहो तो इन सारी चीज़ों को खुद पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। इनमें कोई ऐसी फिलोसफिकल चीज़ है नहीं, किसी भी चीज़ को क्रिटिकली इवेलुएट करने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहे तो इनको पढ़ सकते हैं। जो पहला एम एंड ऑब्जेक्टिव है इस स्कीम का वो ये है, टू एनहेंस लाइवलीहुड सिक्योरिटी इन रूरल एरियाज़ बाय प्रोवाइडिंग एट लीस्ट 100 डेज़। ये 100 डेज़ इंपॉर्टेंट है एज फार एज द नरेगा इज़ कंसर्न।
100 डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट इन अ फाइनेंशियल ईयर। इसके अलावा बेटर लिविंग, अब हमने पहले भी देखा किस लिए स्कीम लॉन्च की गई, लोगों की भलाई बहबूदी के लिए या उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, हमने ऐसे ही डिस्कस किया था, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है रूरल एरियाज़ में रहने वाले लोगों की वो बेहतर बनाई जा सके। और साथ ही में क्या हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी गवर्नमेंट कोई ऐसा प्रोजेक्ट हाथ में लेगी जिसको लोगों के द्वारा ख़त्म किया जाएगा या जिस पे लोगों के द्वारा काम किया जाएगा, लोगों को भी भला होगा और काम भी मुकम्मल होगा। ठीक है। और इसमें और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, इस स्कीम का अधिकार हर एक जो है मैच्योर या हम कह सकते हैं अडल्ट मेंबर ऑफ हाउस होल्ड इन रूरल एरियाज उसको दिया गया, यानी इसमें एक सेंस ऑफ इक्वलिटी क्रिएट किया गया। लेकिन जो प्री रिक्विजिट हैं, जो नेसेसरी कंडीशन हैं, वो ये हैं कि बंदा तैयार होना चाहिए फॉर अनस्किल्ड मैनुअल वर्क। ठीक है। और इसके अलावा जो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि एम्पावरमेंट दी गई किनको, वुमेन्स को। ठीक है। क्योंकि इसमें जो है आपको देखा जाए, आप देख सकते हैं कि 1/3 ऑफ द जॉब्स वेयर स्ट्रिक्टली रिजर्व्ड फॉर द वुमेन ओनली। ठीक है। यानी काम करने का अधिकार है, लेकिन किन को है, सबको है, इक्वली है। ठीक है। इवन वुमेन्स वेयर नॉट एक्सक्लूडेड। ठीक है। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट जो इसका ऑब्जेक्टिव था वो ये है कि माइग्रेशन जो है, जो लेबरर्स की माइग्रेशन होती है फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज, उसको कम किया जा सके, लोगों को अपने इलाके में ही रोज़गार के वसाइल फराहम किए जाए, उनका भी भला होगा और जो काम करना है रूरल एरियाज़ में वो भी इन ही लोगों के द्वारा किया जाए। ठीक है। ये भी एक ऑब्जेक्टिव था। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इस स्कीम के तहत लोगों को अपने एरिया के अंदर 5 किलोमीटर एरिया के अंदर ही काम किया जाता है, और कभी कभार अगर उनको इस एरिया से यानी 5 किलोमीटर से बाहर निकलना पड़े तो उनको 10% एक्स्ट्रा अलाउंसेस दिया जाता है, या 10% जो एक्स्ट्रा वेजेस हैं वो उनको दिए जाते हैं। ठीक है। और जो अगर कोई बंदा इस काम को करना चाहे, इस स्कीम से फ़ायदा उठाना चाहे, तो उसको एक रजिस्ट्रेशन करानी है ग्राम सभा में या लोकल पंचायत में। तो उसकी जब रजिस्ट्रेशन होती है 15 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन करने के बाद 15 दिन के अंदर उसको काम दिया जाता है। एंड इफ़ द गवर्नमेंट फेल्स टू प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट, तो उसको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जाता है। पहले तो उसको काम दिया जाता है, लेकिन अगर गवर्नमेंट इस ज़िम्मन में फेल हो रही है या गवर्नमेंट के पास कोई काम है नहीं, तब जाके भी लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा, उनको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस कम से कम दिया जाएगा। ठीक है। आप लोगों का भी भला हो रहा है और बाकी जो डेवलपमेंटल वर्क्स हैं, ड्यूरेबल एसेट्स हैं, उनको भी बचाने की कोशिश की जा रही है। वो सब आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब काम कहाँ पे हो रहा है, लोकल एरिया में हो रहा है, रूरल एरियाज़ में हो रहा है। अब जो भी नेचुरल एनवायरनमेंट यहाँ पे हैं, जितने भी नेचुरल रिसोर्स हैं, उनको भी प्रोटेक्शन मिल रही है। ठीक है। और इसके अलावा क्या हो रहा है, पंचायती राज सिस्टम जो है, क्योंकि यहाँ पे लोकल लेवल पे काम हो रहा है, लोकल लेवल्स पे ऑडिट हो रहे हैं, पैसा भी लोकल लेवल पे खर्च हो रहा है, सब कुछ लोकल लेवल पे ही हो रहा है। तो इससे क्या होता है, पंचायती राज सिस्टम जो है हिंदुस्तान का, वो स्ट्रेंथन हो गया, वो मजबूत हो गया। ठीक है। और इसके अलावा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अब हम डिस्कस करेंगे कि कौन बंदा है जो इस स्कीम से फ़ायदा उठा सकता है, कौन इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है। पहली जो प्री रिक्विजिट है वो ये है कि बंदा सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए, वो मैच्योर होना चाहिए, दैट इज़ ही मस्ट बी 18 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है। और वो काम करने के लिए तैयार होना चाहिए। ठीक है। और वो पार्ट एंड पार्सल होना चाहिए उस रूरल एरिया का, उस लोकल एरिया का जहाँ पे उसको काम करना है। ठीक है। स्कीम तो पूरे हिंदुस्तान में चल रही है और पहली प्री रिक्विजिट ये है कि बंदा हिंदुस्तान का नागरिक होना चाहिए, शहरी होना चाहिए। लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि बारामूला वाला जाएगा कुलगाम में काम ढूंढने, ठीक है, उसको वहाँ पे काम नहीं दिया जाएगा। पहली प्री रिक्विजिट जो है हिंदुस्तान का सिटीज़न होना चाहिए, लेकिन दूसरा ये है कि वो लोकल हाउस होल्ड से होना चाहिए, यानी जहाँ पे उसको काम करना है उसी एरिया का होना चाहिए। ठीक है।
ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और इसके अलावा बंदा तैयार होना चाहिए, ही मस्ट वॉलंटियर हिमसेल्फ फॉर अनस्किल्ड लेबर, ठीक है। और इसके अलावा जब बंदा एलिजिबल होता है और वो अपने आप को रजिस्टर करवाता है तो उसको क्या किया जाता है, तो उसको रजिस्ट्रेशन के बाद एक जॉब कार्ड मिलता है। जॉब कार्ड का मतलब क्या है, ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिससे इंसान इस स्कीम से फ़ायदा ले सकता है। यानी जब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होती है तो जॉब कार्ड दिया जाता है, और जॉब कार्ड से क्या होता है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिससे इंसान इस स्कीम के तहत जितने भी बेनिफिट्स हैं उनसे फ़ायदा उठा सकता है, ठीक है। अब जैसा इसके बाद हमने कहा रजिस्ट्रेशन हो गई, इसने अप्लाई भी किया, जॉब कार्ड तैयार हो गया, इसको 15 दिन के अंदर अंदर सरकार जो है काम देती है, लोकल गवर्नमेंट जो है इसको काम देती है। एंड इफ़ द गवर्नमेंट फेल्स टू प्रोवाइड द वर्क, ही इज़ एंटाइटल्ड टू गेट द अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, ठीक है। और काम कहाँ पे दिया जाता है, विद इन 5 years ऑफ हिज रेजिडेंस, ठीक है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है फंडिंग एस्पेक्ट्स। अब फंड कहाँ से आते हैं, जैसा हमने इससे पहले भी डिस्कस किया है, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में क्या होता है, यहाँ पे फंड जो है वो सेंटर से भी आते हैं, स्टेट से भी आते हैं। ये कोर ऑफ द कोर स्कीम है, यानी यहाँ पे फंड्स जो हैं वो ज़्यादा सेंटर से ही आते हैं। अब यहाँ पे जितना भी एक्सपेंडिचर है वो कहाँ कहाँ पे खर्च होता है, एक तो वेजेस पे खर्च होता है, यानी जो लोग काम करते हैं, जो लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं उनको वेजेस दिए जाते हैं, उनको इस काम का मुआवजा दिया जाता है। इसके अलावा जो काम किया जाता है, कंस्ट्रक्शन वर्क्स, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, ठीक है, उस पर जितना भी खर्चा होता है उसको हम मटेरियल कॉस्ट बोलते हैं, इस पर भी खर्चा आता है। एंड देयर आर फ्यू एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर्स एज वेल, ठीक है, यानी लोकल लेवल पे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में बाकी जो खर्चा होता है उसको। अब वेजेस को हम डिवाइड करेंगे अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड एंड स्किल्ड में। जो अनस्किल्ड के लिए हैं वो 100% पैसा सेंटर से आता है, और अगर कभी किसी काम को करने के लिए, फॉर एग्जांपल अगर कभी कहीं पे कंस्ट्रक्शन करनी हो तो अगर उसमें से किसी स्किल्ड बंदे की ज़रूरत पड़ती है तो उस स्किल्ड बंदे के लिए 75% जो वेजेस है वो सेंटर से आएंगे, 25% स्टेट को खुद देना पड़ेगा। और जो मटेरियल कॉस्ट है वो सेंटर 75% देती है, यानी अगर 100 रुपया खर्च होगा तो सेंटर से 75 आएगा, 25 रुपीज़ जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को खुद देना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है यहाँ पे 6% सेंटर से आता है, एंड द रिमेनिंग 94% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को खुद देना पड़ता है, ठीक है। देयर आर फ्यू अदर फैक्ट्स अबाउट एमजी नरेगा जो आपको याद रखने हैं। हालांकि ये सारी चीज़ें हमने इससे पहले भी, इसमें से कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई हैं, इसलिए हम इसको जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। जैसा हमने कहा, द मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट RP सिंह जिन्होंने इसको पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया। अब इस स्कीम को मॉनिटर कौन करता है, इसको मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में हिंदुस्तान में मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको मॉनिटर करती है। किसके साथ मिलके, इन एसोसिएशन विद स्टेट गवर्नमेंट्स, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा कि इस स्कीम की कामयाबी के पीछे जो राज हैं उसमें से एक राज ये है कि इसका ऑडिट होता है, वो भी एक लेवल पे नहीं, कई लेवल पे। पहले तो लोकल लेवल पे ग्राम सभा में इसका ऑडिट होता है, फिर जाके स्टेट लेवल अपनी तरीके से करती है। अब चूंकि सेंटर भी पैसा देता है, 75% देता है स्किल्ड के लिए और 100% देता है अनस्किल्ड के लिए, मटेरियल कॉस्ट के लिए 75% और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट के लिए भी 6% देता है। अब जब सेंटर से भी इतना पैसा आता है तो उसका भी ऑडिट करना ज़रूरी है, और ऑडिट सिस्टम जो है वो इसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब ऑडिट से क्या होता है, जो अकाउंटेबिलिटी है, जो ट्रांसपेरेंसी है इस स्कीम की, वो मेंटेन रहती है। अब इसमें क्या होता है, जो ग्राम सभा होते हैं, ग्राम पंचायत होते हैं, ठीक है, यही पे काम भी होता है और यही काम को अप्रूव भी कराते हैं, ठीक है। वर्कर्स को कितनी तनख्वाह देनी है, कब तनख्वाह देनी है, काम कौन सा करना है, किस काम को प्रायोरिटाइज करना है, पहले कौन सा काम करना है, ये सब कहाँ पे होता है, ये सब लोकल लेवल पे ही ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में होता है, ठीक है। इसके अलावा इस स्कीम की कामयाबी के लिए, इस स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन के लिए देयर इज़ ए कंस्टेंट चेक, ठीक है।
यानी बिल्कुल मॉनिटरिंग होती है, अंडर सर्विलेंस रहता है पूरा काम। और इसके लिए सेंटर भी अपना एक काउंसिल तैयार करता है जिसको CEGC बोलते हैं, सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट गारंटी काउंसिल, और स्टेट भी अपना एक काउंसिल तैयार करती हैं जिसको स्टेट एम्प्लॉयमेंट गारंटी काउंसिल यानी SECG कहते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये एनुअल रिपोर्ट्स तैयार करते हैं ताकि ये अपने तौर से इन सारी चीज़ों का ऑडिट कर सके, हिसाब व किताब रख सके, ठीक है। और जैसा कि हमने कहा कि इस स्कीम में क्या होता है, इस स्कीम में क्या होता है, काम जो है वो ब्लॉक लेवल पे होता है, ठीक है। यानी पहले ऊपर जो है सेंट्रल लेवल होती है, फिर स्टेट लेवल, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है, फिर तहसील के अंदर फिर ब्लॉक्स होते हैं, जो काम है वो यहाँ पे होता है, ठीक है। इसके नीचे जो होते हैं वो फिर पंचायत होते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे ज़्यादा काम किया जाता है ब्लॉक लेवल पे, कौन सा काम करना है, पहले कौन सा काम करना है, ठीक है। जो रिकॉर्ड हैं वो मेंटेन करना है, एनुअल रिपोर्ट्स बनानी है, जो काम हो गया है उसकी रिपोर्ट्स तैयार करनी है, ठीक है। इन सारी चीज़ों को कहाँ पे देखा जाता है, ब्लॉक लेवल पे ही। अब हम देखेंगे जितनी भी गवर्नमेंट बॉडीज़ जिसमें ग्राम पंचायत है, ग्राम सभा है, या इसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट खुद भी इन्वॉल्व हैं, इनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रहती हैं। आप चाहे तो, जैसे मैंने पहले कहा, आप चाहे तो इनको पढ़ सकते हैं, और मैक्सिमम चीज़ें इसमें आपको खुद भी पता ही हैं। पहली जो इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है ग्राम पंचायत की, ये रिसीव करती हैं और उसके बाद वेरीफाई करती हैं किनको, एप्लीकेशंस को। जब भी कोई बंदा चाहता है कि मैं इस स्कीम से फ़ायदा उठाऊं तो उसको रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है। कहाँ पे करता है, ग्राम पंचायत में, और उसकी वेरिफिकेशन जो होती है वो भी ग्राम पंचायत करता है। उसके बाद रजिस्टरिंग हाउस होल्ड, जैसा अगर आपको याद होगा तो हमने ये भी डिस्कस किया था कि इस स्कीम में सेंस ऑफ इक्वलिटी प्रिवेल करता है, क्योंकि इस स्कीम का फ़ायदा जो है रूरल एरिया से हर कोई मैच्योर मेंबर जो जिसने 18 ईयर्स ऑफ एज क्रॉस की होगी वो इसका फ़ायदा उठा सकता है। उसके लिए ग्राम पंचायत के लिए ज़रूरी बनता है कि जितने भी हाउस होल्ड है, जितने भी घर इस लोकल एरिया में हैं, उनका हिसाब किताब रखा जाए, उनकी रजिस्ट्रेशन हो, ठीक है। अब जब बंदा एप्लीकेशन सबमिट करता है, उसको वेरीफाई होता है, ठीक है, उसको उसके हाउस होल्ड के साथ मैच किया जाता है, उसके लिए एक जॉब कार्ड इशू किया जाता है, ठीक है। अब जो काम करना है वो भी लोकल लेवल पे ही करना है, उसके लिए भी एप्लीकेशंस कहाँ पे सबमिट होती हैं, वो भी ग्राम पंचायत में होती हैं। फिर रिसेप्ट्स भी दिए जाते हैं और फिर उनको प्रायोरिटाइज भी किया जाता है, ठीक है। यानी कौन सा काम पहले करना है, बाद में कौन सा काम करना है, ठीक है। और जब बंदा इस काम को करने के लिए अपनी एप्लीकेशन देता है, रजिस्ट्रेशन करवाता है, जॉब कार्ड इशू होता है उसको, तब जाके ग्राम पंचायत को ही ये देखना पड़ता है कि अब बंदे को क्या है, काम भी देना है, एंड दैट टू विदिन 15 डेज। और अगर 15 दिन के अंदर काम नहीं मिला तो कंपनसेशन मिलेगी। इसके अलावा जो ग्राम पंचायत की इम्पोर्टेंट फंक्शन है कि ग्राम पंचायत लोकल एरिया में जाके ये देखता है कि कौन से काम करने हैं, उसकी प्लानिंग करते हैं, ठीक है, और उसका प्रोजेक्ट तैयार करते हैं कि कौन सा काम करना है, कैसे काम करना है, कौन सा काम पहले ज़्यादा ज़रूरी है। ये सारा काम कहाँ पे होता है, ग्राम पंचायत में। फिर जाके हम आते हैं ग्राम सभा में। अब जो लिस्ट तैयार हुई है, रजिस्ट्रेशन हुई है, बीट ऑफ एम्प्लॉयज़, ठीक है, जिसको काम करना है, और बीट ऑफ द वर्क्स, ठीक है, कौन से काम करने हैं, इन सारे लिस्ट्स की प्रायोरिटी लिस्ट तैयार की जाती हैं कहाँ पे, ग्राम सभा में, ठीक है। यहाँ पे बैठ के मीटिंग्स होती हैं और यहाँ पे इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखा जाता है कि लोकल एरिया जहाँ पे काम करना है वहाँ किस चीज़ की ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, वहाँ की नीड्स क्या है, और अगर वहाँ पे कोई रिसोर्स है, बी इट नेचुरल और एनी अदर, कि उसको कैसे तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सके, ठीक है। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए काम को प्रायोरिटाइज़ किया जाता है, ठीक है। और लोकल लेवल के साथ, ग्राम पंचायत के साथ मिलके बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं जहाँ पे ये सारे डिसीजंस लिए जाते हैं, ठीक है। और जैसा हमने कहा कि ग्राम पंचायत यहाँ पे होता है, फिर यहाँ पे ग्राम सभा होता है, ठीक है। ये जो ग्राम सभा, ग्राम सभा जो है ये कंस्टेंटली मॉनिटर करता है, जो भी काम हमने यहाँ काम ग्राम पंचायत में देखा होता है उसको कंस्टेंटली मॉनिटर
और सुपरवाइज कौन करता है, ग्राम सभा। ठीक है, अब इस ग्राम सभा के ऊपर कौन है, ये स्टेट गवर्नमेंट है, यानी ग्राम पंचायत यहाँ पे है, ग्राम सभा यहाँ पे है, ग्राम सभा यहाँ पे है और यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट है। ठीक है, ये इसको मॉनिटर करती हैं, ये इसको मॉनिटर करती हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलती है। इसके अलावा जो स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप चाहे तो खुद भी पढ़ सकते हैं। ये क्या करते हैं, रूल्स फ्रेम करते हैं। ठीक है, इस स्कीम को लेकर, और जैसा हमने कहा स्टेट अपने तौर एक स्टेट काउंसिल तैयार करती हैं जिसको स्टेट एम्प्लॉयमेंट गारंटी काउंसिल कहते हैं। ठीक है, ताकि वो कंस्टेंटली चेक करे कि कौन सा काम हो रहा है, कौन सा काम करना है। ठीक है, और इसके अलावा भी इम्प्लीमेंटेशन एजेंसीज़ तैयार की जाती हैं जिसमें बहुत सारे अदर डिपार्टमेंट से भी लोगों को लिया जाता है। जैसे आपने देखा होगा रूरल एरियाज़ के लिए वो बैक टू विलेज एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था जिसमें बाकी डिपार्टमेंट से भी ऑफिसर्स को लाया गया था ताकि वो लोकल लेवल पे जाए और देखे वहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है, कामों को एनलिस्ट करे, जितने भी काम करने हैं उनकी एक लिस्ट तैयार करे। यानी कहने का मकसद ये है कि एक इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी तैयार की जाती है जहाँ पे बाकी डिपार्टमेंट से भी लोगों को लिया जाता है। ठीक है, ये सारा काम कौन करती है, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, बाकी डिपार्टमेंट से लोगों को लिया जाता है ताकि वो एक लाहे अमल तैयार करे कि किस तरह से काम करना है और कौन सा काम ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और इसके अलावा जब जैसे हमने कहा कि लोकल लेवल पे भी ऑडिट होता है, स्टेट लेवल पे भी ऑडिट होता है, उसके लिए एक एजेंसी तैयार होती है। ठीक है, जो ऑडिट करती है। ठीक है, एंड देयर आर फ्यू अदर थिंग्स जो आप खुद देख सकते हैं, ये ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। सो दीज आर सम रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, दिस इज़ ऑल इन दिस स्कीम। अब इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो यही है कि आपको चीज़ें पढ़नी हैं, बार बार पढ़नी है, बार बार इस लेक्चर को रिवाइज़ करना है, नोट्स बनाने हैं, उनको एक दो बार देख लेना है, चीज़ें याद रहेंगी और इस तरह से ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और वो जो पहली बात मैंने बोली थी कि इसमें किसी भी फ़िलासफ़िकल डिस्कशन या क्रिटिकली एनालिसिस की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल वाज़िह हैं सारी चीज़ें। आप इनको अपनी जगह एक नोट तैयार कर लेना इन सारी चीज़ों का, उनको एक दो बार देख लेना, वीडियो अगर मुमकिन हो तो 2-3 बार देख लेना, आपको चीज़ें याद रहेंगी। एंड दिस इज़ हाउ यू विल बी एबल टू डू इट। थैंक यू सो मच, थैंक यू अगेन।